नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में होने वाली एग्जाम है, उसी के लिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं। आप लोग कंटिन्यूटी से इसी प्रकार से आप डेली आप जुड़े रहिए और डेली ये क्लास करते रहिए। आज सीडीपी का आज छठा क्लास है। इससे पहले ईवीएस का हम 2 क्लास दे चुके हैं, आज सीडीपी का छठा क्लास है। इसी प्रकार से आपको पहला है कि आप लोग सीडीपी पे कमांड कीजिए। ज़्यादा क्लास हम सीडीपी का देने का मतलब है कि पेडागोजी सबसे ज़्यादा आपको कंसेप्ट अगर पेडागोजी का क्लियर रहेगा तो हिंदी, मैथ और ईवीएस का पेडागोजी आराम से आपको बन जाएगा। इसमें थोड़ा भी दिमाग ज़्यादा तर्क लगाने का बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर सीडीपी आपका कंप्लीट रहेगा। इसलिए हम सीडीपी आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ का पेडागोजी, मैथ, हिंदी और ईवीएस सब का पेडागोजी आपको धीरे धीरे हम क्लास देते रहेंगे। कंटिन्यूटी से इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। और आपको बोर्ड पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप यही बिहार स्टूडेंट अड्डा सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप सब्सक्राइब फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। हाँ, ये क्लास का टाइमिंग है डेली 7 PM में, यानी कि शाम में डेली 7 बजे ये क्लास मिलता है। तो आप लोग डेली 7 बजे आप आकर के ये क्लास देख सकते हैं। हाँ, कुछ दिन के बाद आप लोगों को हम लाइव क्लास भी देने का कंटिन्यू चालू कर देंगे। थोड़ा अभी सेटअप सही से हुआ नहीं है, इसके कारण लाइव चालू नहीं हो पा रहा है। जैसा ही सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को हम लाइव क्लास मिलने लगेगा और थ्योरी का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद जब जैसे जैसे हो जाएगा उस हिसाब से हम क्लास लाइव देने लगेंगे आप सभी को। इसी प्रकार से कंटिन्यूटी से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के। आज के लिए पहला क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। आज थोड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से बना करके देखिए कितना सही आपसे होता है कितना नहीं। कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कि कितना सही होता है कितना नहीं होता है। आज पूरा चैलेंज वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जितना देख रहे थे सब एकदम होला क्वेश्चन था। आप 15 में 15 बना लेते थे, आप बोलते थे सर 15 में 15 बन जाता है। मगर आज का क्वेश्चन बना करके खुद से आकलन कीजिए, स्वयं आकलन कीजिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बना, कितना गलती हुआ। अगर आज 15 में 15 अगर बन जाता है तो आप एकदम सशक्त हो चुके हैं सीडीपी के मामले में। अगर 15 में अगर आपको 10 आ रहा है तभी भी आपको ज़रूरत है पढ़ने का और सही से रणनीति से अपनाने का, क्योंकि सीडीपी में तुक्का मार करके भी बचा है जो 8-10 ले आएगा 15 नंबर में, मगर 15 में 14 और 13 वही बचा लाएगा जिसका तर्क एकदम बेहतर होता है, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो, वही ला सकता है। तो आज खुद से बना करके देखिए कितना सही होता है। 15 क्वेश्चन में आप कितना सही होता है कितना गलत, आज कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। कभी भी देख लीजिए, कभी भी है नहीं है ये सब जो रहे ना, सत्य असत्य रहे ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यहाँ पे गोल कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़िए या नहीं भी पढ़िएगा तो आपको नज़र चल जाएगा कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, नहीं या हाँ पूछा है। तो देखिए संबंध नहीं है, मैंने इसमें से चुनना है कि कौन सा विकल्प है जो 4 विकल्प में 3 गो एक समान है और एक है जो अलग है, ये कहना है। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। ऑप्शन देखिए ए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, यानी प्रश्नोत्तर को सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया लेना। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रश्नोत्तरी क्विज, इसी को कहा जाता है क्विज, परिचालित करना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। आप खुद से बना करके देखिए कि इसका क्या है। आज जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आपको सब चैलेंज वाला क्वेश्चन होगा कि आप खुद से बना करके देखिए कि आपका कितना थॉट आपका क्लियर है। आज ही के क्लास से पता चल जाएगा कि आपके अंदर थॉट कितना क्लियर है नहीं है, उस हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, यानी कह रहा है कि आप जितना दिन पढ़े उसको सभी क्वेश्चन को टीचर है क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है उसका एग्जाम लेने के लिए। पहला ये इसका कहना है। ऑप्शन नंबर बी का देखिए, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, यानी कि प्रतिक्रिया का मतलब होता है फीडबैक।
फीडबैक होता है, यानी कि किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना। यानी कि आप लोग को हम आज पूरा मानिए कि 15 क्लास का डिस्कशन करवा देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपसे हम क्या करेंगे कि आपसे फीडबैक लेंगे कि आपका क्लास में आप क्या सीखे, कितना हद तक आप सीखे, उसका हम फीडबैक यानी कोई क्वेश्चन पूछ करके या कोई टॉपिक से कोई बात उठा करके हम यानी आप ही से पूछ देंगे कि प्रतिक्रिया इसी में से उठा करके लास्ट में पूछ देंगे प्रतिक्रिया से क्या समझते हैं आप, तो आप उसके बारे में डिटेल बतला दीजिएगा। इसके बारे में कह रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज परिचालित करना, यानी कि कह रहा है कि जना है ना, ये सवाल दे दिए, 4 गो ऑप्शन दे दिए, आपको इसमें से पूछ दिए कि इसमें से कौन सा सही है, तो ये इसी को बोला जाता है क्यूज। क्यूज परिचालित करना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, यानी ऑप्शन डी कह रहा है स्वयं का आकलन को प्रतिमानित करना। अब इसमें से आपको बतलाना कौन सा सही हो जाएगा। तो इस समय देखिए, पहला में भी देखिए, ऑप्शन नंबर ए में भी प्रश्नोत्तरी सत्रों को संगठित करना, यानी इसमें टीचर ही एकत्रित कर रहा है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, यानी कि प्रतिक्रिया यानी फीडबैक, यानी कि एक टीचर के नाते विद्यार्थी से फीडबैक कौन लेगा, विद्यार्थी तो फीडबैक नहीं लेगा, टीचर ही फीडबैक लेता है विद्यार्थी से, यानी कि वो अपना सिलेबस यानी कोई टॉपिक पढ़ा देने के बाद लास्ट में फीडबैक लेना कि चलो मुकेश बतलाओ तुम आज जो पढ़े उसमें से क्या सब सीखे, तो मुकेश उठ करके कहेगा सर ये सीखे, जितना पढ़ाया उसमें से बतलाएगा, तो टीचर ही बतलाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तरी क्यूज परिचालित करना, जैसे है कि आप लोग को थ्योरी हम कुछ दिन के बाद यानी 10 दिन 15 दिन के बाद आप सबको हम थ्योरी पढ़ा देंगे। थ्योरी पढ़ा देने के बाद इसी प्रकार से आपको हम उसमें से क्वेश्चन करवाएंगे, क्यूज करवाएंगे। तो कौन करवाएगा, टीचर ही करवाएगा, इसमें विद्यार्थी नहीं करेगा इसका। तो क्यूज भी परिचालित करना, मगर इसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, वो भी दिमाग में देखिए। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, यानी कि कह रहा है कि स्वयं का आकलन कर रहा है एक बच्चा, यानी स्वयं आकलन पर क्लास खत्म होने के बाद स्वयं से आकलन कर रहा है कि आज हम क्या सीखे क्या नहीं सीखे, खुद से ये इसके बारे में अति कर रहा है, उसको प्रतिमानित कर रहा है। इसमें माने उसमें टीचर है जो कह रहा है कि इसके तुम स्वयं से आकलन नहीं करो, इसको प्रतिमानित कर रहा है। ये एकदम से गलत है। कभी कभी अगर हम बच्चा को छोड़ देंगे कि बच्चा भी अपना देख करके बतलाए कि हाँ, बच्चा खुद से स्वयं आकलन भी करने के लिए बच्चा को समय दिया जाए, ताकि बच्चा जान सके कि हम क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो ऑप्शन इसका ये सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे 4 ऑप्शन में आप किस तरीका से इसका थॉट आप क्लियर हुआ। आप ये नहीं सोचिए कि डेली 15 ही क्वेश्चन होता है तो 15 को क्वेश्चन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दिमाग में थॉट नहीं रखिए। आप डेली यही 15 को सवाल आप करते हैं, मगर आप जानते हैं एक सवाल में नहीं जाता तो 4 तरह से आपको थॉट बतलाया जाता है, आपका थॉट क्लियर होता है। इस प्रकार से आप सही गलत का पहचान कर पाते हैं। इसमें नहीं वाला लेना था तो इसमें नहीं है, प्रतिमानित करना था, इसमें मानित पर रखना था, इसमें बच्चा को छूट नहीं दिया गया था स्वयं आकलन, जबकि बच्चा को स्वयं आकलन के लिए छूट देना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। वही क्लास का टाइमिंग है डेली शाम के 7 बजे। आप लोग डेली आकर के ये चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा पे आकर के आप डेली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही 10-15 दिन और लगेगा समय यहाँ सेटअप में, उसके बाद लाइव क्लास आप सबको हम देने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र को से ठीक तरह से मिला हुआ है। इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न है, एक तरीका से एक पार से प्रश्न किया जा रहा है, उसका जवाब एक पार से दिया जा रहा है। विशिष्ट क्षेत्र ठीक तरह से मिला हुआ है, इसमें से कह रहा है कि ऐसा कौन सा है प्रश्न जो विशिष्ट प्रकार से वो उसका जवाब दिए हुआ प्रश्न का। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी, माने इसका क्वेश्चन है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी, इसका आंसर देखिए, मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकते हैं। यानी माने कह रहा है कि मूल्यांकन को ही हम लोग कहते हैं आकलन या असिस्मेंट, इसी को बोला जाता है। तो मूल्यांकन गणित के आधार पर
उपलब्धि के माने मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं एक विद्यार्थी को, इसका कहने का मतलब ऑप्शन ए का। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए, माने इसका क्वेश्चन है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण टर्निंग पॉइंट कौन सा था। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन, माने इस क्वेश्चन है जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकने हेतु कौन से नई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक विश्लेषण में से कौन कौन सा मापक आपको उत्तर परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। इसमें से आपको बतलाना है कि कौन सा क्वेश्चन का सबसे सर्वाधिक इसका आंसर सही हो सकता है। इसमें से चार गो में से खुद से बना करके देखिए पहले, उसके बाद यहाँ डिस्कशन सुनिएगा। चलिए, क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र के ठीक तरह से मिला हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को मूल्यांकन गणित के आधार पर, माने देख लीजिए इसमें कहना क्या, गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या एक बच्चा है, जो एक बच्चा अगर क्लास में पढ़ने आता है, क्या एक गणित ही सीखने आता है, गणित के साथ ईवीएस भी सीखता है, माने छोटा बच्चा 1 to 5 का बात करते हैं, पर्यावरण भी ईवीएस भी सीखता है बच्चा, हिंदी इंग्लिश सब विषय सीखता है। क्या आप गणित के आधार पर एक बच्चा, कोई बच्चा है जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर है, अगर मानिए कि मैथ में ही कमज़ोर है, तो उसको क्या कीजिएगा, वर्गीकृत कर दीजिएगा, उसको सबसे अलग बैठाइएगा। ऐसा कभी नहीं करना। एक विषय, हाँ सभी विषय में एक समान बच्चा नहीं होता, मगर कोनो एक विषय में सर्वाधिक तेज होता है। अगर जो सब्जेक्ट में बच्चा है जो कम रहेगा, उसको क्या करेंगे, उसमें सहयोग करके बच्चा को उस लेवल पे ले जाएंगे। तो इसमें वर्गीकृत करने वाला बात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, इसमें वर्गीकृत का बात नहीं करेंगे अपना बच्चे विद्यार्थी के साथ। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए, मानी दूरदर्शन का होता है टीवी, यानी कि आप लोग सिनेमा सब जो LCD सब लगा करके जो देखते हैं वही दूरदर्शन कहलाता है। और दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा होगा। आप एक बार बतलाइए, एक बच्चा है जो क्रिकेट मैच देख रहा है, उसमें वो बच्चा को निर्णायक क्षण के बारे में, कभी भी मैच एक बच्चा देख रहा है, उसमें उसका सृजनात्मक जरूर उसका मानसिक विकास होगा, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि बच्चा इतना भावुक तरीका से उस पर है जो कमांड कर सके कि नहीं ये वाला होगा। क्रिकेट में हर जगह हर मोमेंट उसमें निर्णायक होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए बच्चा के इतना ज़्यादा अति उस पर सृजन वाला बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जड़ी बूटियों के प्रयोग पर, यहाँ देखिए जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। अब इसमें कह रहा है जड़ी बूटी के प्रयोग पर, यानी कि चिकन पकाना है जड़ी बूटी के प्रयोग पर। इसमें कह रहा है कि अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई पाक विधि लिखिए। यहाँ कह रहा प्रयोग करके उस पर लिखने के लिए, यहाँ कह रहा कि अनुप्रयोग पर, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तर परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ देखिए, कोई भी निर्धारण कीजिए कि एक बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा मानसिक तर्क कहाँ पे लगाता है, कहाँ पे क्या करता है। तो हम क्या करेंगे, बच्चा को विश्लेषण टाइप का हम क्वेश्चन दे देंगे, ताकि बच्चा सभी क्षेत्र में दिमाग लगाए, ताकि उसका हम मानसिक स्थिति जान सके, बच्चा किस क्षेत्र में कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसके लिए उत्तम परिणामों का पाने का अधिक होता है। हाँ, विश्लेषण से हम बच्चा के बारे में सभी प्रकार से समझ लेंगे कि बच्चा किस पार से कर रहा है, किस पार से समस्या का समाधान कर रहा है, कैसा उसका सोचने समझने का क्षमता है। इस प्रकार का भी हम विश्लेषण माध्यम से हम समझ सकते हैं बच्चा के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। आज हम शुरू में बोल दिए हैं कि जितना क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन आपको एकदम चैलेंज वाला होगा। आपको खुद बना करके खुद देखना है कि कितना क्वेश्चन आपसे सही होता है, कितना नहीं होता है। तब
आज ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में है कितना नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से एकदम बढ़िया से बैठ करके आराम से पहले क्वेश्चन बनाइए, सही से देखिए। गलती अगर हो रहा है तो ये नहीं सोचिए कि हमसे गलती हो रहा है, तो ऐसा कभी नहीं गलती हो रहा है तो फिर सीख तो रहे हैं ना, अगला सीख रहे हैं ना, इसलिए हारिए नहीं। मांझी है जो पहाड़ को तोड़ दिया, आप लोग के सामने तक सिर्फ सीटेट है, वो तो आराम से तोड़ दीजिए। खाली ज्ञान का पांचों इंद्रिय यहाँ पे रखिए ध्यान में। बहुशिक्षा शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। यानी कि कह रहा बहुशिक्षा शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिनियम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तन जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऑप्शन ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया उपचारात्मक शिक्षण से, ऑप्शन नंबर सी हो गया विभेदी अनुदेशन से, ऑप्शन नंबर डी हो गया पारस्परिक शिक्षण से। अब इसमें से बतलाइए कि आपको कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा का कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए सार्वभौमिक में होता है कि बच्चा का स्थिति का पता चलता है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से क्या होता है, बच्चा का हम अति स्थिति का पता चलता है कि बच्चा किस स्तर पे है, उसका हम पता करते हैं क्या चीज से, सार्वभौमिक से। इससे बच्चा का स्तर पता चलता है सार्वभौमिक से। उपचारात्मक से आपको बतलाए हुए कि उपचारात्मक परीक्षण कब किया जाता है। उपचारात्मक परीक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, बच्चों का कमियों का पता लगाना। और जब बच्चा का कमी का पता लगा लेंगे तो इसके बाद क्या करना है, उपचारात्मक परीक्षण करेंगे। इससे बच्चा के कमी को पूरा किया जाएगा। यानी कि निदानात्मक परीक्षण करने के बाद जब बच्चा का कमी का पता लग जाएगा, उस कमी को पूरा कर देंगे, उसी को कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। इसी को बोला जाएगा विभेदी अनुदेशन। हाँ, इसका विभेदी अनुदेशन होगा। इसका माने कि बहु शिक्षण शास्त्रीय तकनीक वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीक तथा परिवर्तनीय जटिलता सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो विभेदी अनुदेशन से संबंध है। इसका हो जाएगा विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए पारस्परिक शिक्षण। यानी कि इससे पारस्परिक शिक्षण का मतलब होता है कि सभी है जो, यानी कि जितना शिक्षा में जितना टूल्स होता है, जो सामान यूज होने वाला होता है, सभी एक दूसरे से संबंधित होता है। यानी शिक्षक और विद्यार्थी, माने कि सामने शिक्षक है जो स्टूडेंट अति विद्यार्थी से है जो कोई सवाल पूछ रहा था, क्या है, एक दूसरे से संबंध है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से संबंध है। इसी को पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। यानी कि सामने शिक्षक हो और उसके सामने विद्यार्थी हो, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और दोनों एक दूसरे से सवाल, यानी कि शिक्षा आती जो टीचर है जो विद्यार्थी से है जो सवाल पूछ रहा है, तो वही पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। तो इसका क्वेश्चन का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है। यानी अधिगम का मतलब देख लीजिए, अधिगम का मतलब होता है खुद से करके देखना, खुद से करके सीखना होता है। अधिगम का मतलब होता है खुद करके सीखना, अर्जन का मतलब होता है स्वतः हो जाना। ये भी दिमाग में रखिएगा। हिंदी में पूछता है कि एक बच्चा है जो शिक्षा का अर्जन कर रहा है, तो खुद से माने कि ग्रहण होता है। एक बच्चा है जो शिक्षा का अधिगम कर रहा है, तो इसमें बच्चा खुद से करके सीख रहा है, तो ये होता है।
प्रतिभाशाली बच्चा का बात होता है। इसका आईक्यू लेवल हम बतलाए थे कितना होता है, तो 130 प्लस होता है आईक्यू लेवल। प्रतिभाशाली का होता है 130 से प्लस होता है। इसके अंदर कई प्रकार के नया नया चीज़ करने का, कुछ नया यूनिक करने का, सबसे अलग रहेगा, सोचने समझने में सबसे अलग होता है। वह अधिगमकर्ता के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी में जा पा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बुनियादी तौर पर वह उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। आप इसमें से बतलाना है कि कौन सा है जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए समुचित है, कौन सा सही है, इसमें आपको बतलाना है। देखिए खुद से करके देखिए पहले, उसका नहीं होता है तो आराम से देखिए, गलती होता है कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं, फिर ये हो आज सीख लीजिएगा, फिर कल ऐसे इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। सीटेट सेम क्वेश्चन तो नहीं देता, मगर जितना थॉट बतलाते हैं इससे बाहर नहीं आएगा, इतना गारंटी है। आप क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठिएगा, जितना आपका हम थॉट हम बतलाते हैं वो थॉट से बाहर एगो क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आप थॉट को पकड़िए और क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो देखिए। तब ऑप्शन नंबर ए देखिए, वे अन्यों की भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। मैंने इसका कहना है कि अन्यों का भी कुशल प्रभावी है, बनाते हैं और सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। सहयोग का इसको जरूरत नहीं पड़ता, इसको ये खुद प्रतिभाशाली है, ये माने कि ये सबसे अलग होता है, इसको सहयोग का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। प्रतिभाशाली ये सबसे अलग अलग टाइप का रहेगा, सबसे अलग कोना में देखिएगा, जो सबसे तेज रहेगा ना सबसे अलग जगह बैठेगा, किसी से जल्दी बात नहीं करेगा, पागल जैसा, जो पागल सबको जैसे देखते रहते हैं उस टाइप का रहेगा, बड़बड़ाएगा, अपने बड़बड़ाएगा। मगर हाँ, जो एक बार सोच देगा, वो आप जहाँ पे आपका सोच खत्म होगा वहाँ पे प्रतिभाशाली का सोच चालू होता है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं। ऑप्शन बी देखिए, वे सदैव अन्यों को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। माने अन्यों का नेतृत्व करते हैं, कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अतिरिक्त नहीं होता है, इसमें अतिरिक्त का बात नहीं है, उत्तरदायित्व होता है, माने सभी में घुल मिल करके रहता है। ये नहीं कि अतिरिक्त कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व होते हैं, इसके अलावा भी होता है, ये नहीं होता कभी भी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे निम्न श्रेणी में जा सकते हैं। हाँ, संवेदनात्मक का मतलब होता है इमोशन। इमोशन होता है, संवेग का मतलब यानी कि अपनी उच्च स्तरीय, यानी कि ये तो उच्च स्तरीय अति सब चीज़ में रहता है। ऐसे में अगर भावनात्मक हो जाता है, संवेदन हो जाता है किसी उस चीज़ के प्रति, तो वो भी निम्न श्रेणी में जा सकते हैं एकदम। यानी आप ही बतलाइए, किसी से आप देखिए, जैसे आप अकेला रहते हैं तो कोई काम को एकदम बहुत तेजी में करते हैं और उस चीज़ के लिए पूरा एक्टिव रहते हैं। आप वही है जो दूसरा के ऊपर छोड़ देते हैं, उस चीज़ के दूसरा पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप उस काम को करने में आप थोड़ा सा अति हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं कि करेगा नहीं अगला। जैसे अभी आजकल के जनरेशन में देखिएगा, अभी सबके पास है जो अपना अति होता है, प्यार मोहब्बत वाला चक्कर होता है, तो वो सब क्या है, संवेग से जुड़ा हुआ है, उसमें प्यार मोहब्बत वाला कोई बात नहीं है। सबके अंदर है कि संवेग से अपन इमोशन जुड़ा हुआ है। इमोशन जब जुड़ा हुआ है तो इमोशन के कारण है कि उसका दिमाग है एक जगह आकर के ना एक जगह सीमित हो गया है। वो इसीलिए कहा जाता है जो एक बार लाल पीला चक्कर में पड़ गया, वो है जो उसका सोचने समझने का जो क्षमता होता है एकदम निम्न हो जाता है। कितना भी आप प्रतिभाशाली है, एक बार आप इमोशनली हो जाते हैं, एक इमोशनली कहीं से कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपका सोचने का जो क्षमता होता है, जो हाई लेवल आप सोच सकते हैं, वो आपका एकदम निम्न हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है इस सबसे आप जितना हट करके रहिएगा, जितना अकेला रहिएगा, खुद पे काम कीजिएगा, उतना आगे जाइएगा। जब इसमें चले जाइएगा तब निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। इसमें कहा गया है कि बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। निसहायता का मतलब होता है कोई साथ या सहयोग भी बोल सकते हैं, साथ सहयोग न करना। यानी कि एक बच्चा है जो कंटिन्यूटी से माने कि पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा, असफलता हो रहा है, बार बार वो किसी के लिए लक्ष्य के लिए वो बार बार कोशिश करता है, फिर जाकर के उसको असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये माने कि बच्चा को अगर हर चीज़ में लक्ष्य में है, जो हमेशा है, जो असफलता का सामना कर रहा है, तो बच्चा क्या मान लेता है अपने आप को? कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन नंबर सी, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय लेना। तो अब इसमें से बतलाना 4 गो ऑप्शन में से कि कौन सा सही होगा। कौन सा बच्चा है जो जब बार बार असफलता का सामना करता है, उसको कोई सहायता नहीं, उस समय उसको कोई मोटिवेट नहीं करे, तो बच्चा क्या अपने आप को कौन सा श्रेणी में रख लेता है, वो बतलाना है बस आपको। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एक को रहने दीजिए अभी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कक्षा गतिविधियों की अपेक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठा पाना। इसमें तालमेल का कोई बात नहीं है। इसमें बच्चा है जो असफलता हो रहा है, इसका है जो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, कोई उसका सहायता नहीं कर रहा कि उसको आगे चल करके अगर असफलता मिल रहा है, बार बार उसको असफलता, तब असफलता ही उसको सफलता के रूप में आगे चल करके मिलेगा, ये उसको समझाने वाला नहीं है। तो गतिविधि की अपेक्षा के साथ तालमेल नहीं बना, इसमें बच्चा तालमेल का बात नहीं होगा, यहाँ पे मोटिवेशन का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, अपने अभिभावक की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय लेना। माने कि हाँ, बार बार, यानी कि नैतिक का मतलब होता है सही गलत का समझ, नैतिक का मतलब होता है सही गलत का समझ लेना। तो इसका अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय, यानी कि बार बार असफलता हो रहा है, तो अध्ययन करने में वो बच्चा है जो पीछे हो जाता है, माने सही डायरेक्शन से नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर आप ए देखिए, आप सभी का हुआ होगा कि ऑप्शन डी। आप ऑप्शन ए देखिए, इस व्यवहार से को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले नैतिक मूल्य लेने से पहले बच्चा है जो क्या करता है कि वो अपने आप को मान लेता है कि नहीं, आगे चल करके हम कुछ नहीं बन पाएंगे। बहुत सारे ओवर थिंकिंग बच्चा करने लगता है, आगे चल करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बार बार हम फेल हो जाते हैं, हम पढ़ लिख करके क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ करके वो काम में लग जाता है। तो सबसे पहले नैतिक मूल्य लेने से पहले बच्चा पहले ये अपने अंदर अर्जित कर लेता है, स्वतः आ जाता है बच्चे के अंदर। अर्जित अधिगम का मतलब हम बोले थे कि करके सीखना होता है, अर्जित का मतलब होता है कि स्वतः आ जाता है। इसमें बच्चा करता नहीं, स्वतः ये विचार आ जाता है कि हम अब सफल नहीं हो सकते, हम बार बार असफल हो रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु, गंभीरतापूर्वक कितना भी बच्चा एक बार सफल होगा, फिर अगला बार वो अपना जो चीज़ में गलतियाँ किया, फिर वो चीज़ को, गलती को वो सुधारेगा, फिर सुधारेगा। एक समय के बाद जब बार बार उसको सफलता मिला, तो उसके बाद स्वतः उसको अर्जित हो जाता मन में कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया 6। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है, यानी कि कहता है कि बार बार बच्चा है जो असफल होता है, निरंतर श्रेणी पाता है, माने कि कम अंक पाता है, यानी कि माने कि 300 का एग्जाम हुआ तो बार बार वो बच्चा है जो 150 200 अंक प्राप्त करता है, बार बार वो एकदम निम्न श्रेणी में आता है। और तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। यानी कि कह रहा कि बच्चा है जो बार बार जो निम्न स्तरीय श्रेणी प्राप्त करता है, तो उसके लिए एक अभिभावक माने हो गया माता पिता, उसको क्या सलाह देगा बच्चे को करने के लिए।
सहायता हेतु परामर्श देगा। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मोबाइल फोन, चलचित्र कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। ऑप्शन नंबर डी देखिए, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने के लिए बल दे। तो अब इसमें कौन सा अभिभावक के रूप में आप क्या बतलाना चाहिएगा? एक बच्चा जो बार बार निम्न श्रेणी लाता है, सही अति माने कि अच्छा श्रेणी में नहीं जा पा रहा था, आप अभिभावक के रूप में आप क्या करना चाहिएगा वो बच्चा को? इसमें बच्चा को देख लीजिए, इसमें सभी चीज इंपॉर्टेंट तो है, मगर इसमें देखिए सबसे पहले जो शिक्षा के वो अध्यापक के को घनिष्ठ संगति में रहना, यानी कि आप बच्चा को कहा जाता है कि आप जो अति है बच्चा को, यानी कि अध्यापक जो आपका टीचर जो है उसके साथ अति उसके संपर्क में रहो, उसके अति में रहो। जना आपको सीटेट पास करना है तो आपको हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे हमेशा जुड़े रहिए, डेली क्लास करते रहिए, आप हमारे संपर्क में रहिए, ताकि आपको जो भी नया अपडेट हो या जो भी कुछ आपको नया टॉपिक ला करके आपको डेली हम बतलाएं, ताकि आपका सीटेट पास हो। इसके लिए हम 3 घंटा 4 घंटा हम खुद से मेहनत करते हैं, फिर आकर के यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा का क्लास देते हैं खुद से 3 घंटा 4 घंटा कि आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सा टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन लाया जाए ताकि आपका थॉट क्लियर हो सके। इसके लिए हम 3 घंटा 4 घंटा खुद से मेहनत करते हैं। तो इसी प्रकार अगर शिक्षक अध्यापक के आप नज़र में रहिएगा तो आपके लिए शिक्षक है जो जरूर है कि सोचता है कि बच्चा को कैसे हम अच्छा से समझाया जाए, अच्छा से पढ़ाया जाए, ताकि बच्चा आगे जा करके अच्छा श्रेणी पा सके, जब भी आकलन हो, मूल्यांकन हो बच्चा के बारे में, तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? यानी कि बाधित नहीं करता है, इसमें से क्या है जो बाधित नहीं करता? यानी हम ऐसे बाधित नहीं करता, इसका समझिए, जना कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसमें से कौन सा है स्टूडेंट जो हमको प्रॉब्लम नहीं दे सकता है। तो प्रॉब्लम नहीं दे सकता तो आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो क्या आप लोग हमको प्रॉब्लम दीजिएगा? तो नहीं दीजिएगा। तो हम आप लोग को चुन लेंगे, कहेंगे इसमें से हमको अगर बोला जाएगा कि आप इसमें से कौन सा बच्चा है जो आपको बाधित नहीं करता, तो हम आप सबको चुन लेंगे ना। आप सभी को, आप लोग हमसे प्यार करते हैं तो हम आप सबको चुन लेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें से कौन सा है जो समस्या समाधान में मदद करता है? मदद करता है, ऐसे समझना। अगर कभी कभी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो आप समझने के लिए खुद से भी ऐसा थॉट लगा करके आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कौन हिसाब से हमको क्वेश्चन चुनना है। चलिए ऑप्शन नंबर ये देखिए, अंतर्दृष्टि, लाइट। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक प्रारूपता। ऑप्शन नंबर सी, मोर्चाबंदी। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण। इसमें से क्या 4 गो ऑप्शन में से ऐसा क्या चीज है जो समस्या समाधान में मदद करता है? इसको हटा दीजिए, बाधित करता है, सो वाला बाधित नहीं करता है, यही देखिए, यही मदद करता है, यानी कि बाधित नहीं करता है तो इसका मतलब है कि मदद करता है। तब ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक प्रारूपता। मानसिक, अगर मेंटल हेल्थ अगर आपका सही नहीं आपको मानसिक स्थिति अगर सही नहीं रहेगा तो आप समस्या समाधान सही नहीं कर सकते, तो मानसिक ये आपको बाधित करता है। मोर्चाबंदी से कोई मतलब नहीं है। निर्धारण का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, निर्धारण का मतलब जैसे कि कोई चीज़ के बारे में हम एकदम से एग्जैक्ट बतला दिए निर्धारण की हमको यही करना है, यानी हम बतला दिए कि नहीं हम आज आएंगे पढ़ाएंगे, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ऐसे बतला करके हम चले जाएंगे, इसके लिए हम एकदम से उस पर अति कर दिए, निर्धारण कर दिए कि यही होना चाहिए। जैसे स्कूल सबका टाइम टेबल सब होता है कि इतना बजे से ये होगा, इतना बजे से ये होगा, तो इसके लिए निर्धारण हो गया। तो इसमें निर्धारण कभी नहीं करेंगे, बच्चा वाला देख लीजिए आप लोग के अगर अंदर में कभी भी ऑप्शन में निर्धारण रहे तो ये सब कभी नहीं लीजिएगा, निर्धारण कभी नहीं करेंगे, एक बच्चा को सीमित कभी नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंतर्दृष्टि।
अंतर्दृष्टि हो जाएगा। यानी कि इसमें कई पर समस्या, आपके अंदर समस्या आता है तो सोचते हैं, कई प्रकार से दिमाग लगाते हैं इसमें समझने के लिए। आप कई प्रकार से दिमाग लगाते हैं ताकि आपका समस्या समाधान हो जाए। और समस्या समाधान के लिए आप एक उपाय तो नहीं करते, अंतर्दृष्टि यानी कि खुद अपना दिमाग चारों बगल घुमाते हैं कि इसका प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें अंतर्दृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी प्रकार से क्वेश्चन सब आज का क्वेश्चन जैसे बनाने में आप लोग को लगता होगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कंटिन्यूटी से जुड़े रहिए। वादा करते हैं कि आपको परीक्षा में सफल भी बनाएंगे, आपसे हम रिजल्ट भी लेंगे। आप लोग बस हमको आप सबसे रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना पढ़ा देंगे, इतना आपको बतला देंगे। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी मानिए कि हम शुरुआत किए हैं, कदम रखे हैं। बस धीरे धीरे देखिए कि हम आप सभी को कितना क्लास देते हैं, कहाँ कहाँ से आपको जो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा उस चीज़ करने का कोशिश करेंगे आपके लिए। बस आप कंटिन्यूटी से हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा क्लास जो जाए तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना है तो बिहार स्टूडेंट अड्डा सर्च कीजिए और आप जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम से। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टेलीग्राम पे, बोर्ड PDF भी टेलीग्राम पे आपको मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? यानी कह रहा है कि एक शिक्षिका है जो पूर्व में जो पाठ पढ़ाया है उससे जोड़ करके एक पाठ में जोड़ करके सारांश पढ़ा रही है एक बच्चा को, तो वो क्या कर रही है ये कहना। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह बच्चों को पाठ समझाने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन नंबर डी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्वलित कर रही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वह विद्यार्थियों को समनुकूलन स्मरण करने की प्रेरित कर रही है। तो स्मरण वाला बात हो तो ये वाला तो हटा दीजिए, स्मरण वाला बात जहाँ ऑप्शन में पॉजिटिव अगर क्वेश्चन रहे, आप स्मरण रहे, यंत्रवत याद रहे, कंठस्थ रहे, ये सब रहे तो तुरंत हटा दीजिए, फालतू में अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, वह बच्चों को पाठ समझाने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका हो जाएगा, तो इसको हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, शैली। यानी देखिए कहने का मतलब है कि अगर हम पिछला ज्ञान अगर बच्चा को पढ़ाए हुए हैं, आप पिछला ज्ञान से अगर जोड़ करके हम पढ़ाते हैं तो बच्चा का और पढ़ने में शैली यानी कि पढ़ने में और भी विकास हो जाए। जैसे कि 1-2 हम बच्चा को पहले पढ़ा दिए हुए हैं, अब दुका हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को क्या कहेंगे, ये वाला देखो मुकेश, ये वाला देखो, ये दुका आगू में लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 ऐसे पढ़ाए हुए हैं, यहाँ दुका लिख देंगे 2 4, तो बच्चा को हम बतला सकते हैं ना, ये वाला देखो कहाँ से है, तो मैडम जी 2, तो बच्चा पुरनका ज्ञान से लेकर के नयिका में जुड़ा है, तो यही यहाँ पे शैली विकसित करने का सहायता करेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता को संकेत करती है। यानी कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता को का संकेत दे रही है। यानी कि कह रहा है कि वहाँ पढ़ाई हो रहा है, इसमें कह रहा है कि पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सके। जब पिछलका ज्ञान लगाइएगा बच्चा को, जब पिछलका ज्ञान अगर जोड़ दीजिएगा तो बच्चा बेहतरीन और प्रदर्शन करेगा, पाठ्य वस्तु को और बेहतर तरीका से पढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु को महत्व को पुनर्वलित कर दे रही है। यानी कि कह रहा है कि शिक्षिका है जो आकलन यानी कि मूल्यांकन करने के लिए ये ऐसा सहायता कर रही है ताकि बच्चा जो मूल्यांकन में अच्छा कर सकते, पुनर्वलित कर रही है। तो मूल्यांकन के लिए थोड़ी ना सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वह विद्यार्थियों को समनुकूलन स्मरण करने के लिए, तो ये तो गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। एक बच्चा अपनी मातृभाषा
इसी को मदर टंग बोला जाता है, मातृभाषा। जैसे आप लोग का है मैथिली है, किसी का हिंदी होता है, किसी का इंग्लिश होता है, किसी का तमिल, किसी का मराठी, किसी का उड़िया, ये सब जो भाषा है, किसी का बंगाली, जो अपना अपना क्षेत्र का जो भाषा रहता है, जो जन्म से जो आप भाषा बोलते हैं ना, उसी को मातृभाषा बोला जाता है। मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरे बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा में के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन से समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है। यानी कह रहा है कि एगो मुकेश है, एगो बच्चा है, जैसा भी बन रहा है एडजस्ट कीजिएगा, एगो और बच्चा है, माने कि दो बच्चा है। एक बच्चा है जो वो अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, एगो बच्चा मातृभाषा में, एक बच्चा ये बच्चा है, इसका मातृभाषा हो गया, मातृभाषा में मानिए कि मातृभाषा में ये बच्चा है जो मैथिली सीख रहा है, मैथिली सीख रहा है। ये बच्चा का अपनी मातृभाषा है, ये बच्चा का मैथिली भाषा मान लीजिए हिंदी है, और ये बच्चा का मानिए कि मातृभाषा हिंदी है, और द्वितीय भाषा में ये मैथिली सीख रहा है। माने कि पहली भाषा में एगो बच्चा है कि मातृभाषा में मैथिली सीख रहा है, एगो बच्चा का मातृभाषा हो गया हिंदी, मगर द्वितीय भाषा में मैथिली सीख रहा है। तो ये दोनों अगर सीखने के वक्त कौन सा गलती करेगा जो दोनों का समान हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए अधिकाधिक सामान्यकरण का, ऑप्शन नंबर बी सरलीकरण का, ऑप्शन नंबर डी विकासात्मक का, ऑप्शन नंबर डी हो गया अत्यधिक असंशुद्धता का। यानी कि इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा ये दोनों बच्चा है जो सेम गलती कर सकता है। एक बच्चा मातृभाषा में मैथिली सीख रहा है, एक बच्चा का मातृभाषा हिंदी है मगर द्वितीय भाषा में मैथिली सीख रहा है। जैसे है कि आप लोग मैथिली बोलते हैं, जैसे आपके आगू में अगर कोनो हिंदी बोलने के लिए बोल देता तो हिंदी भी बोल देते हैं, तो क्या है द्वितीय भाषा में सीखे। इंग्लिश बोलने के लिए बोला तो इंग्लिश भी बोलते हैं, क्या है द्वितीय भाषा में आ गया। तो यही द्वितीय भाषा में मैथिली सीख रहा है। इसमें से कौन दोनों बच्चा समान गलती कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये विकासात्मक, यानी कि ये दोनों बच्चा में विकास का कमी है, दोनों का विकासात्मक गलती कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित स्पष्ट करता है। इसी प्रकार में कह रहा है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है। तो इसी में जैसे देख लीजिए कि संवेग और समझ एक दूसरे से संबंधित है। क्या ये बात सही है? संवेग और समझ एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए लिखिए यस, ऑप्शन नंबर दो लिखिए नो। मतलब इसमें से आपके पास दो गो क्वेश्चन हो गया। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह निम्नलिखित में से किस पर प्रभावित संबंध को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अधिकाधिक सामान्य की जा, इसमें तो क्वेश्चन गलत है। चलिए ये क्वेश्चन को हटाइए, ये क्वेश्चन हटाइए, इसका क्वेश्चन का आपको ऑप्शन हटा दिए हैं। ये देखिए इसमें से आपको ये बतलाना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, माने कि जैसे देख लीजिए इसमें तनाव निष्पत्ति यानी कि परीक्षा अगर आपके समझ को संवेग इमोशन अगर रहेगा ना, आप अगर आपका दिमाग में एकदम इमोशनली रहिएगा ना, तो उस समय है जो आपके अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते हैं। जैसे कि परीक्षा देने जाते हैं तो आप एकदम डर जाते हैं,
डर जाते हैं तब जो आता भी रहता है तो आप लिख नहीं पाते हैं परीक्षा हॉल में। क्या है, इस संवेग हुआ, डर क्या है, संवेग है। डर संवेग का नाम है, 14 प्रकार का संवेग का नाम है। हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो उस समय 14 नाम लिखवा देंगे। तो डर, जो आप डर आपके अंदर है तो क्या है, इमोशन है, संवेग है। तो उसी प्रकार से आप डरे हुए हैं तो परीक्षा में जो भी आपके समझ में जो भी है, जो भी पढ़ के गए हो, आप कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, उस समय लिख नहीं पाते। फिर परीक्षा हॉल से निकलते हैं तो तुरंत आपके अंदर वो सब याद आने लगता है, जा ये ऐसे होता, ये ऐसे होता। तो यही क्या है, एक दूसरा से जुड़ा हुआ, संबंधित है, एक दूसरा पे निर्भर है। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछता है, क्या संवेग समझ को अति समझ को प्रभावित करता है, तो हाँ करता है, ये भी लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसका निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात, माने कि दुर्घटना के बाद, पश्चात का मतलब होता बाद, अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। तो एक माने कि एक बच्चा है जो दुर्घटना के बाद एक टीचर के रूप में क्या उसको बताया जाए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लांग अपने को आरामदायी महसूस कर सके। ऑप्शन नंबर बी देखिए, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन नंबर डी, तो दस्तकार को केवल अनुभवी ये हटाइए दीजिए, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हटा दीजिए। आप 3 गो में से चुन के बतलाइए कि कौन सा सही होगा। 3 गो में से ऑप्शन, माने कि एक अध्यापक है, एक बच्चे का परामर्श देता है, माने कि एक बच्चा को परामर्श दे रहा है, यानी कि सल्यूशन दे रहा है, और उसका उस बच्चे का निश्चयात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात, माने दुर्घटना से पश्चात अनुकूल नहीं है, माने दुर्घटना से के बाद वो बच्चा है जो उस स्थिति में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकता है। तो यह एक उपशामक उपाय है ताकि लांग अपने को आरामदायक महसूस कर सके, इसलिए बतलाएगा। हटाइए उसको। ऑप्शन नंबर बी, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कर सके। हाँ, ये है, माने एक अध्यापक के रूप में उस बच्चा का दुर्घटना में अगर सब चीज़ खो गया तो एक अध्यापक के रूप में इसको परामर्श देंगे कि बाबू ऐसे करो वैसे करो, ताकि अपना दुनिया में खोज बच्चा फिर से विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों से आत्मविश्वास निर्माण कर सके, यानी कि फिर से वो बच्चा नया एक स्टेज पर आ सके, और फिर से वो अपना दुनिया में फिर से जैसे वो अति था वो फिर से वो अपना, माने कि खोजने का जो अति था, पढ़ने लिखने में एकदम फिर से वही समाज से जुड़ करके कर सके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा समय, चुनने का बात नहीं कर रहा है, इसमें परामर्श दे रहा है कि परामर्श दे रहा है, कुछ किसी को आप सोल्यूशन बतला रहे हैं कि आप आगे चल करके क्या कीजिए क्या नहीं, इसके लिए परामर्श दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसमें आपको सीधे बतलाना है कि इसमें ऐसा कौन सा वैज्ञानिक बोला है कि बच्चा वृद्धि और विकास के लिए कठिन अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर ए बेंडूरा, ऑप्शन नंबर बी हो गया मोसले, ऑप्शन नंबर सी हो गया स्किनर, ऑप्शन नंबर डी हो गया पियाजे। आपको इसमें से 4 गो में से बतलाना है कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक बोला था कि बच्चा है जो वृद्धि और विकास के लिए कठिन परिश्रम करता है। ऑप्शन नंबर
मोस्टली बी हो जाएगा ऑप्शन बी का कथन था कि बच्चे वृद्धि और विकास के लिए कठिन परिश्रम करता है। चलिए, बंडूरा कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक 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 अधिगम सिद्धांत। पियाजे का क्या था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बंडूरा का था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसका स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। जिन पियाजे का था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बंडूरा का था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मोस्ले ने बोला था कि बच्चा अपनी वृद्धि और विकास की हेतु कठिन अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हो गया 13। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? इसमें से आपको बतलाना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो अधिगम के लिए सहायक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षाओं की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पद्धति पर टिके रहना। ऑप्शन नंबर डी देखिए, कालांश की अवधि को 40 मिनट से बढ़ाकर 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। 40 से 45 होगा, यहाँ पे 45 मिनट तक बढ़ा देना। अब इसमें से चुनना है कि कौन सा एक बच्चा के अधिगम के लिए कौन सा तत्व सहायक है। तो बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना। बच्चा के अधिगम के लिए परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, गलत। एक बच्चा को अधिगम के लिए हम कभी ज़्यादातर परीक्षा लेने के नहीं करेंगे। ज़्यादा परीक्षा बच्चा से लीजिएगा तो डिमोटिवेट हो जाएगा। इस पर ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं, इससे पहले हम बतला दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा दे व सहायता देना। हाँ, ये देखिए कितना है, बच्चा अगर कोई चीज़ खुद से कर रहा है ना तो आप उसको बढ़ावा दीजिए। बच्चा को कहिए बहुत अच्छा खुद से करो। जितना बच्चा खुद से करेगा उतना बच्चा अच्छा सीखेगा। और आप उसका अगर जहाँ पे बच्चा है जो खुद से नहीं कर पाता, थोड़ा सा सहायता दीजिए, बच्चा फिर ऑटोमेटिक आके खुद से करने लगेगा। तक सिर्फ आप उसको सहायता देते रहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉट में रख लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर सी देखिए, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेश पद्धति पर टिके रहना। अनुदेश पद्धति अगर कहीं पर दिख जाए पॉजिटिव को इसमें तो नहीं लीजिएगा। ये एक निर्देश रहता है, सीधे एक पैमाने पर होता है ये अनुदेश। ऑप्शन नंबर डी, कालांश की अवधि को 40 मिनट से बढ़ा के 45 मिनट बढ़ा देना। 5 मिनट बढ़ा दीजिएगा तो इससे क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, यानी कि शिक्षा का जो बच्चा जितना कर रहा है उसको और भी बढ़ावा दीजिए। बच्चा को खुद से करने का मौका दीजिए। और जहाँ पे बच्चा फंस जाता है, जहाँ पे कर नहीं पाता, आप सिर्फ उसको सहायता थोड़ा सा दीजिए, फिर बच्चा खुद से करेगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है तो यहाँ पे गोल कर देंगे, सत्य चुनना है, माने कि पॉजिटिव चुनना है हमको। तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के
परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धि, आईक्यू होगा यहाँ पे, आईक्यू आईक्यू होता है, गोद होता है, हो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है, सत्य कथन चुनना है। तो पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी से हम चलते हैं। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है देख लीजिए, विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप स्कूल में जब जाते हैं तो क्या बुद्धि आपका गेन नहीं होता, आप कुछ नया नहीं सीखते, बुद्धि लब्धि आपका बढ़ता नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। अनुभव मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता, यानी कि अनुभव जितना आप धीरे धीरे जितना परिपक्व होइएगा उतना गलती कम कीजिएगा। तब बिना बुद्धि का आप गलती कम कीजिएगा, जितना अनुभव हुआ उतना गलती आप कम किए, गलती कम किए तो बिना बुद्धि हुआ, तो के बाद गलती कम किए, तो यहाँ पे प्रभावित करता है, यहाँ पे नहीं करता, सो कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक, आईक्यू होता है, गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। इसमें कह रहा है कि गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है, गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। यानी कि गोद एक माता पिता है जो बच्चा का गोद लिया है और उसका अपना भी बच्चा है, तो उसका आईक्यू लेवल है, उसका जो अति माने कि गोद लिया है एक बच्चा को, और वो बच्चा का भी भाई बहन है तो वो अपना माता पिता पर है, ये बच्चा को गोद लिया गया है तो उसका माता पिता ये अलग है, अलग हो गया है, दूसरा हो गया है। तो कह रहा है कि दोनों का आईक्यू लेवल सेम ही होगा, आईक्यू लेवल कभी सेम नहीं होगा। कभी आप देखे हैं दो इंसान का एक ही प्रकार से सोचने का क्षमता, आईक्यू कभी एक समान नहीं हो सकता, सबका चेंज रहता है, एक समान कभी नहीं। कभी जवा जो जुड़वा बच्चा जो होता है तो उस बच्चा का भी एक माँ के गर्भ से जन्म लिया, मगर दोनों का बुद्धि अलग अलग होता है, एक समान कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, एक समान बुद्धि लब्धि कभी नहीं हो सकता है, चाहे जुड़वा बच्चा होता है उसका भी बुद्धि लब्धि अलग अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी ए देखिए, अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश पर, देखिए बनावट व्यक्ति माने कि यहाँ वातावरण का बात कर रहा है, यहाँ पे वातावरण माने कह रहा है कि अनुवांशिक वातावरण की गुणवत्ता के प्रति प्रयुक्तात्मक को प्रभावित करता है। अनुवांशिकता है जो वातावरण को प्रभावित करता है। जो माता पिता का जो जीन होता है वो आने वाला बच्चा, जैसे देख लीजिए माता पिता है वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी स्कूल दो अच्छा से उसको भेंट नहीं है, और उसका बच्चा को पहली बार स्कूल गया तो क्या है वो अच्छा वातावरण तो दे दिए, मगर जो डीएनए था उस बच्चा का जो अनुवांशिकता था वो प्रभावित नहीं किया। वो बच्चा क्या जाएगा स्कूल में तेज हो जाएगा? नहीं होगा, जैसा डीएनए रहेगा वही, मगर हाँ धीरे धीरे उसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ प्रभावित का बात है, तो हाँ प्रभावित करेगा, अनुवांशिकता वातावरण को प्रभावित करेगा। चलिए, तो आज 14 क्वेश्चन था, तो खत्म है आज के लिए। तो आप सभी को पूरा क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीक़ा से आप कंटिन्यूटी डेली क्लास में जुड़े रहिए। ऐसा ही थॉट आप, जैसे 14 क्वेश्चन हुआ तो 14 क्वेश्चन लेकर के नहीं चलिए, बोर्ड पे 14 क्वेश्चन है ये नंबर को काउंट नहीं कीजिए, इससे आप कितना है जो थॉट आप समझते हैं, कितना ज़्यादा आप इससे बात समझते हैं, ताकि आप आगे वाला क्वेश्चन में आपको थॉट लग सके। सेम क्वेश्चन सीटेट में कभी नहीं देगा, मगर हाँ ये थॉट जो आपको बतलाए हैं, ये थॉट से आगे वाला क्वेश्चन आपको बेहतर तरीका से 4 गो 5 गो इस प्रकार का अगर थॉट से दे दिया तो बेहतर तरीका से आप उस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं एकदम ज्ञान का 5 इंद्रिय एकदम सामने रख करके एकदम आराम से बैठिए, आप देखिए, खुद से भी बनाइए, नहीं बन रहा सीखिए, मगर एकदम डेली कंटिन्यूटी से क्लास जुड़े रहिए। अगर पहली बार चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, आज का टारगेट है 10 लाइक का, यानी कि आप लोग 10 लाइक करवाइए। आज कोई बड़का
अति टारगेट नहीं है। आज का टारगेट है 10 लाइक, बस इतना आपको कंप्लीट करवाना है। और लाइक करके और हो सके तो शेयर भी अपना दोस्त यार को, जिसको भी आप सीटेट का तैयारी करता है उसको भी जोड़िए। और टेलीग्राम पे अगर जुड़ना है तो टेलीग्राम पे आप जा करके बिहार स्टूडेंट अड्डा सर्च कीजिए, आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप कल इसी टाइम पे आप सबको मिलते हैं। क्लास का टाइमिंग है 7 बजे शाम में, या 7 बजे PM शाम में। हम डेली 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगा। तो धन्यवाद, बाय।